जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन एक अपरिवर्तित रहता है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन एक अपरिवर्तित रहता है, मतलब वह बदलता नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है तीव्रता, बी ऑप्शन वेग, सी ऑप्शन तरंगदैर्घ्य और डी ऑप्शन आवृत्ति। तो प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश का वेग, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य और प्रकाश की आवृत्ति, इसमें से कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो प्रकाश के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर परिवर्तित नहीं होता है? ये चीज हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा डी, आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न से कौन एक अपरिवर्तित रहता है? तो जो प्रकाश की आवृत्ति है वह अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश की आवृत्ति कभी भी परिवर्तित नहीं होती है माध्यम बदलने पर। ये चीजें क्लियर है। देखिए समझाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए, देखिए कोई है, यहाँ पर मान लीजिए हवा है, वायु है, और यहाँ पर कोई एक अन्य माध्यम है, मान लीजिए जल है। दो माध्यम में अब प्रकाश की किरण आ रही है, हवा से जल में प्रवेश कर रही है। ठीक, ये चीज है। अब यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आप अभिलंब बना दीजिए। ये क्या अभिलंब बना दिया? प्रकाश की किरण देखिए यहाँ पर आई, प्रकाश की किरण एक आई, और फिर वहां पर देखेंगे यह क्या है, अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, यहाँ पर ये चीज है, यहाँ ये क्या है दोस्तों, अभिलंब हो गया। अब प्रकाश की किरण आई है, अब एक माध्यम से हवा से जल में किरण आ रही है, रे आ रही है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन एक अपरिवर्तित रहता है? अब देखिए, अब रे पहले एयर में था, अब रे किस में है, जल में है। तो अब जल में होने की वजह से इसकी जो तीव्रता है, वेलोसिटी है, और जो वेवलेंथ है, इंटेंसिटी, वेलोसिटी और वेवलेंथ सब क्या है, बदल जाएगा। लेकिन आवृत्ति जो है पहले वाला ही रहेगा। आवृत्ति यहाँ पर जो है रे का वही रहेगा। देखिए ये रे है, एक कोई किरण है जो एयर से वाटर में आया है, तो इस रे का, इस किरण का जो है तीव्रता, वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति जो है समान रहेगा। जो आवृत्ति हवा में है वही आवृत्ति जल में भी रहेगा उस किरण का। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो वही, जब प्रकाश का किरण जो है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति। तो प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वह कभी भी बदलती नहीं है। प्रकाश की आवृत्ति जो हवा में है वही आवृत्ति प्रकाश की जल में भी रहेगी। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या ट्रेवल करती है, तब जब अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है कोई प्रकाश की किरण, तो वह क्या अभिलंब की ओर क्या है, झुक जाती है। जो अभिलंब है, अभिलंब की ओर क्या है दोस्तों, झुक जाती है। ये चीज आपको मालूम है। अब लेकिन मान लीजिए यहाँ पर चीजें हैं, यहाँ पर अगर मान लीजिए जड़ से हवा में कोई जा रही है रे, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है। ये क्या है दोस्तों, अभिलंब दिया। अब मान लीजिए कोई किरण आई, अब कोई किरण जो है इसे गई, ठीक है, अब ये क्या है, अभिलंब से क्या है, दूर हट जाएगी। ये चीज क्योंकि जड़ से हवा में जा रही है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तब वो क्या होती है, किरणें जो होती हैं वह अभिलंब से दूर हट जाती हैं। देखिए ये अभिलंब है, जो वर्टिकल लाइन क्या है, अभिलंब है, अभिलंब से किरण क्या है, दूर हट गई। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए है। तो जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न से कौन एक अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति जो है कभी भी बदलता नहीं है। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। जो आवृत्ति जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, कभी बदलता नहीं है। तो ये चीज देख लेंगे आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मृग मरीचिका का क्या कारण है? मृग मरीचिका का क्या कारण है? ए ऑप्शन है प्रकाश का व्यतिकरण, बी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का ध्रुवण, और डी ऑप्शन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, तो सही आंसर बताइए दोस्तों, मृग मरीचिका का क्या कारण है? ये अक्सर आपको देखेंगे जो मरुस्थल एरिया में ही देखने को मिलता है। कोई व्यक्ति दूर से देखता है, लगता है कि पानी है, लेकिन जब पास जाता है तो लगता है वो पानी है ही नहीं। ठीक है, तो वो जो है भ्रम हो जाता है। वही मृग मरीचिका का जो भ्रम होता है, कोई चीज आप दूर से देखेंगे लगेगा वो चीज है, पास जाएंगे लगेगा वो ये चीज तो नहीं है। इस तरीके का आपको मरुस्थल एरिया में जो अक्सर आपको मृग मरीचिका की घटना देखने को मिलती है, अगर आप वहां पर यात्रा कर रहे हैं तो मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, तो लाइट का जो टोटल
इंटरनल क्या है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। प्रकाश का पूरा आंतरिक परावर्तन, मान लीजिए प्रकाश जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में क्या पुनः, ये मान लिया अविलंब हो गया, ये क्या है दोस्तों, अविलंब है, ये क्या है, अविलंब है, ये अविलंब है। तो प्रकाश जिस माध्यम से गई फिर पुनः उसी माध्यम में क्या है, वापस हो गई, पुनः उसी माध्यम में क्या है दोस्तों, वापस आ गई, पुनः उसी माध्यम, क्या मान लीजिए इस माध्यम से गिरे गई और फिर पुनः उसी माध्यम में क्या है, वापस आ गई। ये चीजें होता है, मान लीजिए कब होता है, मृगमरीचिका की घटना, जब प्रकाश की किरण जो है माध्यम को इंटरचेंज ही नहीं कर पाई, जिस माध्यम से जा रहे थे उसी माध्यम में पुनः क्या है, वापस आ गई, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का पूरा आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब जिस सतह से टकरा के फिर पुनः क्या है, उसी माध्यम में वापस आ गई, ये चीज है, क्योंकि वो दूसरे तरफ जा ही नहीं पाई। तो जब प्रकाश का पूरा आंतरिक परिवर्तन की परिघटना होती है तभी क्या है, मृगमरीचिका क्या बनता है। ये चीजें क्लियर हो गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था। ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन सापेक्षता के नियम, बी ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण के नियम, सी ऑप्शन प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, डी ऑप्शन है चुंबकत्व का सिद्धांत। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके लिए दिया गया था। ठीक, कब दिया गया था, 1921 में दिया गया था। तो 1921 में जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिला था, अल्बर्ट आइंस्टीन को मिला था। किसका पुरस्कार, भौतिकी का जो है, ठीक है, फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार था, भौतिकी का, भौतिक का जो नोबेल पुरस्कार था, भौतिकी का, फिजिक्स का क्या नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टीन को दिया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से तात्पर्य है कि मान ली किसी धातु की सतह पर कोई प्रकाश की किरण पड़ रही है तो धातु की सतह से क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, उत्सर्जित होने लगते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई एक धातु की प्लेट थी, धातु की क्या है, प्लेट है। अब यहाँ पर क्या है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश की किरण पड़ रही है, क्या दोस्तों, प्रकाश की किरण क्या है, पड़ रही है। प्रकाश की किरण पड़ने से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, उत्सर्जित होने लगे। ठीक है, किरण मान लो पड़ रही है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण क्या है, प्रकाश की किरणें जब इस प्लेट पे पड़ रही थी, प्रकाश की किरणें, जो प्रकाश की किरणें हैं जब इस प्लेट पर पड़ रही थी तो इस पे एक धातु का क्या प्लेट है, कोई धातु का प्लेट है, तो ये चीज है, धातु का कोई प्लेट है। तो इस पे जब प्रकाश की किरणें पड़ी तो इस पे जब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, मुक्त होने लगे, इलेक्ट्रॉन क्या उत्सर्जित होने लगे। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों, उत्सर्जित होने लगे। तो इसी परिघटना के लिए क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए क्या है, फिजिक्स का जो है नोबेल पुरस्कार किसको मिलता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को मिलता है। ठीक है, अब देखिए सापेक्षता के नियम किसके द्वारा दिया गया, तो सापेक्षता का जो नियम है, जो रिलेटिविटी मतलब सिद्धांत हो, किसके द्वारा दिया गया, वो भी अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, आइंस्टीन के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, ये चीजें। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो न्यूटन के द्वारा। जो ग्रेविटेशनल लॉ है, ग्रेविटेशनल लॉ किसके द्वारा दिया गया है, न्यूटन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा दिया गया। ठीक है, चुंबकत्व का सिद्धांत देखेंगे तो इससे रिलेटेड वेबर है, एक साइंटिस्ट है, वेबर है, और भी लोग हैं, वेबर का भी हम नाम याद रखिए। अब देखिए चुंबकत्व का सिद्धांत क्या, पृथ्वी देखेंगे, पृथ्वी में क्या है, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, चुंबक को अगर लटकाएंगे तो उत्तरी सिरा और दक्षिणी सिरा पे जाके ही रुकता है। और पृथ्वी पे जो चुंबकत्व है, जो चुंबकत्व का सिद्धांत का अगर जन्म की बात करें तो जो पृथ्वी का आंतरिक कोर है, पृथ्वी का आंतरिक कोर क्या है, तरल अवस्था में है। वहां पर जो लोहे हैं और जो भारी धातु में है, निकल, वो सब क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो बाहर जो आंतरिक कोर है, जो पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है, पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट है, निचला क्रस्ट है, ऊपरी मेंटल हो गया, निचला मेंटल हो गया, बाहरी कोर हो गया और आंतरिक कोर हो गया। तो जो पृथ्वी का आंतरिक कोर है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, इस वजह से क्या है, पृथ्वी पर क्या है, एक चुंबकत्व की संकल्पना जो है विकसित होती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के क्या चुंबकत्व पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके के आवेश का भी मूवमेंट देखने को मिलता है।
ये चीज है। अब देखिए कि सापेक्षता का नियम क्या है दोस्तों, तो सापेक्षता के नियम के अंतर्गत देखिए यहाँ पर इन्होंने एक फार्मूला दिया था E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर क्या है दोस्तों, mc स्क्वायर, ठीक है। E क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है, m क्या है, मास है, द्रव्यमान, और c क्या है, प्रकाश की चाल है, ठीक है। इसका मतलब ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, ये चीज है। और सापेक्षता के नियम की बात अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत इन्होंने एक विशिष्ट सापेक्षता नियम दिया और सामान्य सापेक्षता नियम दिया। विशिष्ट सापेक्षता नियम के अंतर्गत निर्वात की स्थिति में सभी निकायों के मध्य जो रिलेटिव मोशन होता है क्या है, समान होता है, जो सापेक्षिक गतियां में क्या है, समान है। लेकिन जब हम सामान्य सापेक्षता नियम के अंतर्गत देखेंगे तो वह सामान्य सापेक्षता नियम गुरुत्वाकर्षण के अधीन होगा। इसका मतलब जो स्पेस एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम स्थान और जो है काल, स्पेस एंड टाइम की बात करें दोस्तों, जो स्पेस है, जो स्पेस है और टाइम है, स्पेस और टाइम के आधार पे जो है जो मूवमेंट होता है, जो ऑब्जर्वर आप करते हैं एक दूसरे के रेफरेंस में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव मोशन है, उन सब चीजों के बारे में जो सामान्य सापेक्षता नियम की बात की गई है। अब देखेंगे आप पृथ्वी पर हैं, हो सकता है आपकी आयु 50 साल हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 10 साल का था, वो पृथ्वी पर अगर उसकी आयु 50 साल बीत रहा है और वही 10 साल का कोई दूसरा व्यक्ति उसको किसी दूसरे ग्रह पे ले जाया गया, तो हो सकता है उस ग्रह पे उसकी आयु 20 साल ही हुई हो। वही समकक्ष व्यक्ति 10 साल का व्यक्ति पृथ्वी पर 50 साल का हो गया, लेकिन वही 10 साल का कोई व्यक्ति किसी दूसरे ग्रह पे ले जाया गया तो वह अभी 20 साल का ही हुआ। तो ये कैसे हो संभव है, तो ये जो है स्पेस एंड टाइम की संकल्पना के कारण है, ठीक है। स्थान और जो समय है, जो दिक और टाइम की जो संकल्पना है, उसके अंतर्गत जो है इस ब्रह्मांड में जो है जो ग्रह है, मान लीजिए अब देखेंगे मंगल ग्रह पे जीवन की संकल्पना को मतलब खोजा जा रहा है। अब जैसे मंगल ग्रह पे कोई है तो ये कि जो अन्य अन्य ग्रहों पे जो है जीवन काल में किस तरीके का डिफरेंसेज है, तो वो जो है आयु की मंद गति हो जाना, आयु का जो मंद गति हो जाना किस कारण से है, सापेक्षता के नियम के कारण है। पृथ्वी पर मान लीजिए आयु में कोई अंतर है, वही व्यक्ति कहीं दूसरे जगह रह रहा है, उसकी आयु में परिवर्तन आ जा रहा है। तो इस तरीके का जो है वह रिलेटिव थ्योरी के द्वारा ही आपको समझने को मिलता है। अभी इस पर जो है मतलब और भी चीजें जो है रिसर्च चल रहा है, ठीक है। तो सापेक्षता के नियम को किसके द्वारा मतलब लाया गया था, आइंस्टीन के द्वारा लाया गया था, और इन्होंने एक विशेष फार्मूला दिया E बराबर mc स्क्वायर। ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। और जो स्पेस और टाइम की जो संकल्पना है उसके तहत जो है जो प्रकृति में मान लीजिए जो आयु में अंतर आ जाएगा है, इस सब चीजों की बात की गई। और देखेंगे जहां पर गुरुत्वाकर्षण होगा, गुरुत्वाकर्षण गहन गुरुत्वाकर्षण होगा, वो प्रकाश की किरणों को क्या मोड़ देता है। अब देखेंगे ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल में इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है कि वो प्रकाश की किरणों को भी क्या अपने अंदर समेट लेता है। तो ये सब चीजें हम देखते हैं सापेक्षता के नियम के अंतर्गत है, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के नियम, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम हम जानते हैं, कोई भी दो पिंड है उनके मध्य जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण नियम की बात करें तो क्या होता है दोस्तों, F बराबर फार्मूला क्या होता है, G m1 इंटू m2 अपान क्या होता है, R स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर कोई दो पिंड है उनका मास, एक का मास m1 है, दूसरे पिंड का मास m2 है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, उनके जो द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है और उनके बीच की जो दूरी है उनके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। एक पिंड मान ली कोई दो पिंड है, एक मास इसका m1 है और किसी का क्या है मास m2 है, ठीक है। ये चीजें हैं, तो दोनों के बीच जो फोर्स है, जो मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकालेंगे, तो दोनों का जो द्रव्यमान है उसका गुणनफल कर देंगे और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए डिस्टेंस दोनों के बीच कितना है, r दूरी पे दोनों लोग हैं, ठीक है। कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, तो उनका क्या है उससे क्या है डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको स्क्वायर होता था, ठीक है। ये चीजें जो m1 गुणे m2 और यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसका हम क्या करते हैं स्क्वायर करके उससे क्या है डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया जाता है। कोई भी दो पिंड ब्रह्मांड में, इस संसार में कोई भी दो पिंड है वो क्या है, प्रत्येक पिंड एक दूसरे पे क्या गुरुत्वाकर्षण बल लगा है
और गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान कितना होगा, वह दोनों जो पिंड हैं उनके जो द्रव्यमान के गुणनफल और उनके बीच की दूरी की क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज हो गया। और चुंबकत्व का सिद्धांत आप समझ ही गए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया, तो दिया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के लिए उनको क्या है दिया जाता है।